नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी की जियोग्राफी का सीरीज शुरू किया था, आज उसी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जो कि है आपका चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में और हम लोग अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो पहले हमको जानना पड़ेगा ग्लोब है क्या। तो ग्लोब को जानने से पहले एक बार चलिए रिकॉल करते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। पृथ्वी के बारे में हमने क्या जाना था उस वीडियो में। हमने जाना था कि पृथ्वी एक स्फेयर नहीं है, यानी कि एक गोलक नहीं है पूरी तरह से। पृथ्वी के दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे ऊपर और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे नीचे। ये दोनों ओर से क्या है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है, यानी कि थोड़ी सी चपटी है। सही है ना। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप, एक लघु स्वरूप। ग्लोब आशा करता हूं आप सभी ने देखा ही होगा। देखिए यहाँ पे ये है ग्लोब। तो ग्लोब को बनाया ही जाता है इसलिए ताकि हम पृथ्वी के बारे में और जाने। अगर हमको पृथ्वी के बारे में जानना होगा, हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि पृथ्वी को ही जाके देख ले अंतरिक्ष से और फिर पढ़ाई करें, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही हैं। पृथ्वी को ऐसे घूमता हुआ तो देख नहीं सकते, और पृथ्वी का ये गोलाकार जो स्वरूप है ये भी हम लोग देख नहीं सकते यहाँ से। तो उसी के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए महादेश, देश और महासागर जो है उन सबको जानने के लिए ग्लोब बनाया जाता है। ग्लोब पृथ्वी का ही एक लघु स्वरूप है, या प्रतिरूप कह सकते हैं हम, लेकिन वह सूक्ष्म रूप है पृथ्वी का। लेकिन उसका जो आकार है वो पृथ्वी के समान ही है, मतलब एकदम करेक्ट साइज है। और जो इसमें महासागर, देश, महादेश दिखाए जाते हैं, ये सब भी उनके जो स्वरूप है उसका अनुपात जितना होना चाहिए उतना ही रखकर बनाए जाते हैं, यानी कि साइज एकदम करेक्ट होती है ग्लोब का। देखिए यह है ग्लोब। ग्लोब अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पे देखिए एक डंडा जैसा चीज नजर आता है जिसपे एक ग्लोब लगी हुई है, ठीक है ना। और इसी के चारों ओर घूमती है, ये इसका केंद्र है। तो ये जो डंडा जैसा यहाँ पे लगा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। अक्ष यानी कि अंग्रेजी में कहे तो एक्सिस, या धुरी भी कह सकते हैं हम। ये पृथ्वी की धुरी है, मतलब ग्लोब जो है ये उसके एक्सिस के चारों ओर घूमती है। और उसका एक्सिस देखिए पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल में नहीं है, यहाँ पे पूरा तरह से सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है। और कितने डिग्री पे झुका हुआ है? ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों बनाया गया? सारे ग्लोब ऐसे ही क्यों होते हैं? तो ग्लोब को ऐसा बनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी खुद भी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? अपनी धुरी पर झुकी हुई है। और कितने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है? यहाँ पे अगर आप लोग देखें, पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे ही झुकी हुई है और ये एंगल बनाती है अपने एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का जो एक्सिस है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। इसीलिए ग्लोब को भी हम लोग ऐसा बनाते हैं, जो उसका एक्सिस है वो भी ऐसे दिखाते हैं कि वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे अगर ग्लोब पे देखा जाए तो यहाँ पे एक एक्सिस है, लेकिन जो असल पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, उसकी यहाँ पे कोई एक्सिस दिखाई दे रही है क्या आपको? जी नहीं, एक्सिस पृथ्वी की नहीं होती। पृथ्वी बस झुका हुआ है उस एंगल पे। जो उत्तरी ध्रुव है एकदम ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ पे, और जो दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों 23.5 डिग्री पे झुके हुए हैं। इसीलिए एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो इसीलिए बनाई गई है कि हमको समझाया जा सके कि पृथ्वी अपनी जो धुरी है उस पर कितनी झुकी हुई है। तो याद रहेगा आप सबको, पृथ्वी जो अपनी धुरी है वहां पे
23.5 डिग्री एंगल लेके झुकी होती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए एक प्रश्न लाया हूं आप लोगों के लिए। हु मेड द ग्लोब? ये जो ग्लोब हमने देखा ये सबसे पहले किसने बनाया था? हु मेड द ग्लोब? इसके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखिए और इसका जो सही आंसर है मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and south poles and bulge in the middle. तो पिछले जो चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ का जो शेप है उसे कहा जाता है जियोइड, मतलब पृथ्वी के जैसा। वो अपने आप में एक शब्द है, पृथ्वी का जो शेप है उसको दर्शाता है। तो पृथ्वी का शेप कैसा है? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी सी चपटी है, और चपटी होने के कारण जो पश्चिमी पार्ट है पृथ्वी का और पूर्वी पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या है? इन दोनों पार्ट में थोड़ा सा उभार है, क्योंकि यहाँ से चपटी है तो ये दोनों पार्ट थोड़े से उभरे हुए हैं। इसी शेप को कहा जाता है जियोइड। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो हमको ग्लोब देखकर भी पृथ्वी के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही तो प्रतिरूप है, एक लघु स्वरूप है पृथ्वी का ही। इसीलिए ग्लोब को क्या कहा जाता है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब एक क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म है, यानी कि लघु स्वरूप है पृथ्वी का ही। ग्लोब्स may be of varying size and type. Big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो ग्लोब बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं और कैरी नहीं किए जा सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले जाया जा सकता। पर कुछ ऐसे भी ग्लोब, मतलब पॉकेट में आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी ग्लोब जो बैलून की तरह है। बैलून की तरह कहने का मतलब है कि उनको आप हवा भरें तो वो ग्लोब की शेप ले लेते हैं, ऐसे गोलाकार शेप ले लेते हैं, लेकिन उनकी जब हवा निकाल दें तो वो चपटे हो जाते हैं। तो वो ऐसे ग्लोब क्या है? वो कैरी करने में बहुत ही मतलब हैंडी है। वो एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं उनको। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन ग्लोब क्या है? ग्लोब फिक्स्ड नहीं है, वो स्थिर नहीं है, एक ही जगह पे स्थिर नहीं रहता ग्लोब। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो आप लोगों ने कुम्हार का चाक जरूर देखा होगा, जिसपे कुम्हार अपने जो बर्तन है या जो भी मिट्टी के चीजें हैं वो गढ़ते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो इस चाक को ऐसे घुमा देते हैं, और घुमाने के साथ साथ क्या होता है? ये मिट्टी है ये ऊपर आने लगती है और कुम्हार अपना जो शेप है उसको शेप दे देते हैं। उसी तरह ग्लोब क्या है? ग्लोब भी घूमती है, वो स्थिर नहीं रहती, उसको घुमाया जा सकता है। आप अगर हाथ दे के ऐसे घुमाएं तो घूमती है ग्लोब। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब में मैंने जैसे बताया कि सब कुछ तो मानचित्र बना हुआ होता है पूरी दुनिया का, क्योंकि वो पृथ्वी का ही तो स्वरूप है। तो उसमें ओशंस भी होंगे, कॉन्टिनेंट्स भी होंगे और कंट्रीज भी होंगी, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बना दिए जाते बस ऐसे ड्रॉ करके। उनका जो एक्चुअल साइज है पृथ्वी की तुलना में, वो रेशियो मेंटेन करके उनको वहां पे बनाया जाता है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। जैसे कि ये ग्लोब देखिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ये ऊपर ग्रीन वाले पार्ट और ये ब्लू पार्ट ओशन से। तो जो ग्रीन पार्ट है कॉन्टिनेंट्स, अगर हम ऐसे ही बना दे, एशिया को सबसे बड़ा ना दिखाकर हम यूरोप को सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दिखा दे, तो वो तो सही नहीं होगा ना। तो जिसका जितना रेशियो है पृथ्वी की तुलना में, उसी अनुपात में बनाया जाता है ग्लोब को। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it.
we need certain points of reference and lines to find out the location of places. ये जो एक अर्थ है, स्फेयर तो नहीं कह सकते, जियोइड शेप का ही है। तो ये जो शेप है यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक स्पेसिफिक एक स्थान आप लोकेट करिए तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये इसे चपटी तो 2D में तो नहीं है, ये एक 3D मॉडल है और इसमें लोकेट करना भी बहुत ही कठिन है। तो कैसे लोकेट करेंगे हम लोग? उसी को लोकेट करने के लिए पृथ्वी पर क्या है, दो तरह की लाइंस बनाई गई हैं। एक है लैटिट्यूड्स और दूसरी है लॉन्जिट्यूड्स। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आज की वीडियो में हम बस लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, लॉन्जिट्यूड्स वाला पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए पश्चिम से पूरब की ओर कुछ रेखाएं यहाँ पे खींची गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं, देखिए एक रेखा ठीक बीच में ऐसे खींची गई है जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ग्लोब में, यहाँ पे, यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ है नॉर्थ पोल और नीचे इस पॉइंट पे क्या है, साउथ पोल। ये जो एक्सिस है, एक्सिस क्या करती है, एक्सिस दो जगह पर छेद करती है ना, ऊपर एक जगह और नीचे एक जगह। तो ऊपर जहाँ पे छेद करती है वो है उत्तरी ध्रुव और नीचे जहाँ पे छेद करती है ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो दो पार्ट हैं, इसको क्या करता है, ये जो बीच वाला जो रेखा है अर्थ का, ये दो भागों में भाग करता है अर्थ को। तो ये जो नॉर्थ पोल के साइड जो भाग है, इसको कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर। क्या कहा जाता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। हेमिस्फेयर शब्द का अर्थ है गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और उसी तरह ये जो साउथ पोल वाला जो भाग है, इसको कहा जाता है साउथ हेमिस्फेयर। क्या कहा जाता है, साउथ हेमिस्फेयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, मतलब भाग करती है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर को, इस रेखा को कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है, इक्वेटर। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, मतलब जो दोनों भाग है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, दोनों ही तो मतलब समान है, तो इक्वल कहा जाता है। तो इक्वल से आप इक्वेटर याद रख सकते हैं। तो इक्वेटर है, ये अर्थ को समान दो भागों में भाग करती है। एक भाग है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फेयर और दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है, इसको हिंदी में कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भू से आप याद रख सकते हैं भूमि, और मध्य यानी कि मिडिल वाला पार्ट जो बीच में है। तो भूमि के जो बीच में जो रेखा खींची गई है, उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। देखिए, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. एक्सिस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। एक्सिस क्या है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है जो रेखा, उसे कहा जाता है एक्सिस, यानी कि धुरी। तो एक्सिस क्या होती है, एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड होती है ऐसे, और टिल्टेड यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई होती है। और कितने डिग्री पे झुकी हुई होती है, ये झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्रीज पर झुकी हुई होती है अर्थ की एक्सिस। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स। जैसा कि बताया, जो दो पॉइंट्स, ऊपर एक पॉइंट और नीचे एक पॉइंट पर जहाँ पे एक्सिस पास करती है, ये 2 पोल्स है, यानी कि 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये याद रखिएगा आप, ग्लोब किस दिशा में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पे ये जो अर्थ यहाँ पे घूम रही है, देखिए किधर से घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है ना, इधर से इधर, पश्चिम से पूरब की ओर
अर्थ घूमती है, इसीलिए ग्लोब भी ऐसा ही घुमाया जाता है। याद रहेगा, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर आती है। और इसीलिए क्या होता है, आप देखेंगे कि सूर्य सुबह सुबह पूर्व दिशा में होता है और शाम को पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूरब में आ रही है, तो जो सन है वो हमको क्या दिखेगा? वो दिखेगा पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए। ऐसा आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी किसी गाड़ी में जाते हैं तो क्या होता है, आपको जो बाहर वाली जो चीजें हैं, पेड़ पौधे, वो क्या दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं कि आपकी विपरीत दिशा में वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी जगह पे स्थिर हैं, जा तो आप रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन आपको लगता है कि वो जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो दूसरी चीजें हैं बाहर, वो आपके विपरीत दिशा में जा रही है। तो वही थ्योरी है यहाँ पे। सूर्य यहाँ पे है, तो पृथ्वी जब इधर घूमेगी पश्चिम से पूरब की ओर, हमको क्या दिखेगा? हमको दिखेगा कि जो सूरज है वो इधर जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो मैंने कहा था पहले भी, एक्सिस क्या है? एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। जो रियल अर्थ है, पृथ्वी का तो कोई एक्सिस नहीं है। वो क्या है? वो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है उनको जोड़ने वाली एक रेखा कल्पना की गई है, और उसी रेखा को एक्सिस माना जाता है पृथ्वी का। लेकिन ग्लोब में अगर आप देखेंगे, ग्लोब में इसको दर्शाया जाता है यहाँ पे, ये है एक्सिस। पृथ्वी हमेशा एक तरफ झुकी हुई रहती है और एक ही तरफ झुकी रहती है, वो मतलब फ्लक्चुएट नहीं होती कि कभी इधर झुकेगी कभी इधर झुकेगी, ये हमेशा एक तरफ ही झुकी रहती है पृथ्वी। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. और एक काल्पनिक रेखा है, जैसा कि हमने देखा, वो अर्थ को दो समान भागों में भाग करती है, एक दक्षिणी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध। तो ये जो रेखा है ये भी तो अर्थ पे नहीं है असल में, ये बस कल्पना की गई है। जो इक्वेटर या फिर हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। तो ये क्या करती है? ये अर्थ को दो समान भागों में भाग करती है। द लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर। जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on earth। यहाँ पे ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पे भी जो इक्वेटर आपको दिख रहा होगा ठीक बीच में यहाँ पे, ये क्या है? इक्वेटर क्या ऐसी सीधी एक रेखा है? वो एक सर्कुलर लाइन है जो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे है, कल्पना की गई है। तो ये क्या करती है? ये पृथ्वी को दो भागों में भाग करती है, और ये जो रेखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि ये हमको पृथ्वी पे जो प्लेसेस लोकेट करने होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करती है हम लोग जब लॉन्जिट्यूड पढ़ेंगे तब जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। उसके बाद देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ये पृथ्वी के ठीक बीच वाली जो रेखा है ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या करती है? ये पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो रेखा है इसकी दोनों तरफ, यानी कि नॉर्थ में भी और साउथ में भी बहुत से और रेखाएं भी हैं। मतलब एग्जैक्टली अगर हम बोले तो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में रेखाएं खींची गई हैं जो कि काल्पनिक है। ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि इन रेखाओं की मदद से हम लोग बहुत से चीजों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी में कौन सा स्थान कहाँ पे है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको इन रेखाओं की मदद से पता चलती है। और ये जो रेखाएं हैं इनको अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और हिंदी में अगर हम कहें इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं ये
ऊपर 90 और यहाँ पे नीचे 90, मतलब 90-90 रेखाएं खींची गई है। और एक है यहाँ पे भूमध्य रेखा, इसको भी अगर हम अक्षांश रेखा मान लें तो कितनी है टोटल? अक्षांश रेखा यहाँ पे है 181, 90 + 90 + 1 181, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और इनको मापा जाता है डिग्रीज में, मतलब डिग्री में। तो कैसे मापा जाता है? ये जो भूमध्य रेखा है ये है 0 डिग्री लाइन, मतलब ये यहाँ से शुरू होता है, ये है 0 डिग्री। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री तक, मतलब 90 रेखाएं हैं तो 1 डिग्री पे एक रेखा, तो ऐसे करते करते 90 डिग्री पे जाके हमको क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल। जो 90 डिग्री वाली रेखा है वो क्या है? वो है नॉर्थ पोल। और वैसे ही नीचे की तरफ 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसी करते करते जब हम 90 डिग्री पे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो रेखा मिलेगी वो है साउथ पोल। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समानांतर हैं, मतलब इनकी जो दूरी है वो समान है, 1 डिग्री दूरी पर एक रेखा। और किलोमीटर्स में अगर इनकी डिस्टेंस हम बोले तो ये है एक रेखा दूसरी रेखा से 111 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 111 किलोमीटर का। तो अक्षांश रेखाएं क्या है? ये है समानांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल्स। पैरेलल्स का मतलब ही है समानांतर, जो समान अंतर पे हो। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने जाना। अक्षांश रेखाएं क्या है? ये जो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी पर जो सर्कुलर लाइंस खींची गई है समानांतर, उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो ये जो इक्वेटर के ऊपर वाले जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स यानी उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे की ओर जो रेखाएं हैं इनको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश रेखाएं हमने देखी 181 है, लेकिन इनमें से 5 जो रेखाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है वो हम जानेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ग्लोब में एक तो इक्वेटर है ही है, इक्वेटर के ऊपर एक है, उसके ऊपर और एक है यहाँ पे, और नीचे भी यहाँ पे एक है साउथ में, और यहाँ पे भी एक। तो टोटल ऐसे 5 रेखाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है ये रेखाएं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमको जैसे कि पता है इक्वेटर कितने डिग्री का होता है? ये संकेत करता है 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will be measured 1/4 of 360 degrees, 90 degree. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. एक सर्कल में हमको पता है एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती है? एक सर्कल में होती है 360 डिग्रीज, सही ना? और सर्कल का जो केंद्र है उससे अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक इक्वेटर है, उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल में एक एक्सिस है ना? तो ये जो केंद्र है, केंद्र से नॉर्थ पोल की दूरी कितनी होगी? ये 4 भाग का 1 भाग है ना, 1/4, यानी कि 1/4 है। यहाँ पे देखिए 1/4 दूरी है यहाँ पे। तो 360 का अगर हम 4 भाग करें तो कितनी होगी? 490 360। सो 1 भाग में कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री। इसीलिए 90 डिग्री माना जाता है। इक्वेटर से एक पोल 90 डिग्रीज का होता है, यानी कि नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज और साउथ पोल भी है 90 डिग्रीज। इसके बाद देखिए, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया कि जो इक्वेटर के नॉर्थ पे जो पैरेलल्स है, यानी कि जो समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं, उनको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि वो उत्तरी भाग में है, पृथ्वी के उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें है। और जो दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं हैं इनको कहा जाता है दक्षिणी अक्षांश, यानी कि साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है,
As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. ठीक है? The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए, इक्वेटर के ऊपर शुरू होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके रेखा है, और यहाँ पे साउथ में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो समझिए यहाँ पे अगर साउथ में 4 डिग्री में एक स्थान है, इसको हम बोलेंगे कि ये 4 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्थान है, ये भी 4 डिग्री में स्थित है। तो हम कैसे समझेंगे कौन सा स्थान सही में 4 डिग्री में है और उसका जो प्लेस वो लोकेट हम कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका यूज किया जाता है कि जब अक्षांश रेखाएं हम लिखते हैं तो साथ में उसकी जो दिशा है वो भी लिखनी पड़ती है। जैसे कि ये 4 डिग्री में है, लेकिन किस दिशा में है? नॉर्थ में है, उत्तर में। तो हम इस पे यहाँ पे लिखेंगे 4 डिग्री नॉर्थ यानी कि N, और ये 4 डिग्री साउथ में है तो इसको लिखेंगे 4 डिग्री S यानी कि 4 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अक्षांश रेखाओं को लिखते हैं ताकि हमको पता चले वो किस गोलार्ध में है और कहाँ पे स्थित है। अभी कहाँ पे स्थित है उसके लिए हमको लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जानना पड़ेगा। लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों मिलकर स्थान का स्थान निर्णय करते हैं, मतलब वो कहाँ पे है वो हमको पता चलता है दोनों के साथ, दोनों की हेल्प से। उसके बाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए, महाराष्ट्र का एक मतलब प्लेस है चंद्रपुर जो कि इंडिया में है, और इंडिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और उसी तरह बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राजील में है, साउथ अमेरिका में। तो ये दोनों तो कॉन्टिनेंट ही अलग है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ में है? इसीलिए हम लोग लिखते हैं ऐसे 4 डिग्री नॉर्थ 4 डिग्री साउथ, जो समझाया आप लोगों को उसी तरह। तो हम जो यहाँ पे इंडिया में जो 20 डिग्री लैटिट्यूड में जो स्थित है, इंडिया कहाँ पे है? इंडिया है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो ये क्या होगा? ये होगा 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और यहाँ पे साउथ अमेरिका में जो 20 डिग्री लैटिट्यूड में ब्राजील में जो जगह स्थित है वो क्या होगी? 20 डिग्री साउथ। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हम लैटिट्यूड्स के साथ नॉर्थ या फिर साउथ क्यों लिखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 5 जो पैरेलल्स है या फिर जो समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, पहली तो है यहाँ पे इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर को अगर हम अक्षांश रेखा माने तो इक्वेटर तो एक है, इसके अलावा 4 जो अक्षांश रेखाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक है, अच्छा इसके पहले हमको जानना पड़ेगा अर्थ कितने डिग्री पे यहाँ पे झुकी हुई है अपने धुरी पर? 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री पे अर्थ झुकी हुई है अपनी धुरी पर। तो जो हमारी पहली यहाँ पे रेखा है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उससे यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर में स्थित है एक रेखा जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहेंगे कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण में यहाँ पे देखिए और एक रेखा है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अगर हिंदी में कहें तो मकर रेखा। ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, ठीक है। ये दोनों 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में स्थित है। इसके बाद इक्वेटर से 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्रीज नॉर्थ पे देखिए यहाँ पे और एक रेखा है, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त, मतलब एक वृत्त की तरह है। उत्तरी जो ध्रुव है उसको ऐसे घेरे हुए है, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में देखिए और एक रेखा है, इसको कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। इसको क्या कहा जाता है? एंटार्क्टिक सर्कल यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो ये रेखाएं क्यों महत्वपूर्ण है ये हमको अभी पता चलेगा।
यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कौन सी रेखा कितने डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ में स्थित है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, मतलब हीट जो उष्णता है वो किस जगह अर्थ के कितनी रहती है वो डिसाइड करती है। का जो एक्सिस है, जो अर्थ झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, डिसाइड करती है कि अर्थ के किस स्थान का उष्णता यानी कि गर्मी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो कैसे करती है देखिए। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and it's called the torrid zone. ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तर में और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है ये क्या है, अर्थ का ठीक बीच वाला भाग है। तो क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पे पड़ती हैं और सबसे ज्यादा उष्णता पृथ्वी के इसी भाग में होती है, तो सबसे ज्यादा गर्मी रहती है इसी भाग में। इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध या फिर हम उष्ण मंडल भी कह सकते हैं। यह है उष्ण मंडल या उष्ण कटिबंध। ये जो ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा के बीच वाला जो हिस्सा है यह है उष्ण कटिबंध। और ऊपर आप देखिए कर्क रेखा से जो आर्कटिक सर्कल है यानी कि जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और नीचे मकर रेखा से जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है यानी कि अंटार्कटिक सर्कल है, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया, इस पे क्या होता है, इस पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती, वो पड़ती है तिरछी, ऐसे स्लैंटिंग। इसलिए क्या होता है, यहाँ की जो गर्मी है वो मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब मध्यम, उतनी ज्यादा नहीं है। टॉरिड जोन में जितनी गर्मी होती है उतनी ज्यादा गर्मी इस जोन में नहीं होती, इसीलिए इस जोन को कहा जाता है टेम्परेट जोन। ये है साउथ टेम्परेट जोन, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन। समझ रहे हैं, नॉर्थ साइड वाले टेम्परेट जोन को नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाले को साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण मंडल और दक्षिणी शीतोष्ण मंडल। टेम्परेट को कहा जाता है शीतोष्ण, आप याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद आप लोग देखिए, ये जो शीतोष्ण मंडल के बाद यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल है उत्तर में और दक्षिण में जो है अंटार्कटिक सर्कल, इससे लेके जो ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव तक का जो भाग है, और यहाँ पे नीचे दक्षिणी ध्रुव से लेके जो दक्षिणी ध्रुव का जो भाग है, ये भाग, इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन, यानी कि ठंडा क्षेत्र। बहुत ही ठंडा होता है ये क्षेत्र, यहाँ पे हर वक्त बर्फ जमी रहती है। और क्यों ऐसी रहती है, क्योंकि सूरज की जो किरणें है वो यहाँ पे तो सीधी पड़ रही है टॉरिड जोन पे, और जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तिरछी पड़ रही है। लेकिन जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही कम सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बहुत ही कम, वो भी बहुत ही तिरछी। तो क्या होता है, वहाँ पे गर्मी होती ही नहीं है, वहाँ पे पूरा वक्त शीत रहता है, यानी कि ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, तो ये हमने जाना हीट जोन्स के बारे में। पहली है टॉरिड जोन, जो क्या होता है, ऊपर जो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पे सीधी पड़ती है। सूर्य की जो किरणें है वो सीधी पड़ती है उस क्षेत्र में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए ये जो एक बोर्ड है यहाँ पे, और टॉर्च की लाइट देखिए बोर्ड पर सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण क्या हो रहा है, देखिए लाइट एक ही जगह रुक रही है लेकिन बहुत तेज लाइट है। और ये बोर्ड यहाँ पे जब हम ऐसे स्लैंटिंग रखे, यहाँ पे झुका हुआ रखे, तो टॉर्च की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर रही है, लेकिन तेज उतनी नहीं है। उसी तरह पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो ऐसी बोर्ड जैसी नहीं है, पृथ्वी स्फेयर है, तो जो किरणें हैं वो बस तिरछी जाती हैं। और इसीलिए जो टेम्परेट जोन है वहां पे हम देखते हैं कि गर्मी उतनी ज्यादा नहीं रहती। देखिए, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो कर्क रेखा है नॉर्थ में और साउथ में जो मकर रेखा है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं उष्ण मंडल या फिर टॉरिड जोन।
और उस जो कर्क रेखा उत्तर में और मकर रेखा दक्षिण में, इन दोनों के बाद वाला जो एरिया है वहां पे सूर्य कभी भी सीधा अपने मतलब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। और क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ट्रॉपिक मतलब वो जो टोरिड जोन है, टोरिड जोन पर। और टोरिड जोन के बाद वाला हिस्सा वहां पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के कारण क्या होती है? The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature and these are called temperate zones. और इन zones को कहा जाता है temperate zones, यानी कि शीतोष्ण मंडल। और temperate zones के बाद वाला जो एरिया है नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल है उसके बीच, और साउथ में जो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल है उसके बीच वाला एरिया, उसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन, यानी कि ठंडा क्षेत्र। बहुत ही ठंडा रहता है ये क्षेत्र और पूरे वक्त बर्फ जमी रहती है यहाँ पे। और क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द देखिए, होराइजन। जो सूर्य है वो होराइजन से ज्यादा ऊपर उठता ही नहीं, ये जो फ्रिजिड जोन है वहां पे। और तो होराइजन क्या है आप लोग सोचेंगे? देखिए यहाँ पे आमतौर पर होराइजन, या फिर हम होराइजन को हिंदी में कहते हैं क्षितिज। क्षितिज उस हिस्से को कहा जाता है जहां पर दूरी पर हमको दिखाई देती है कि आकाश और धरती एक साथ यहाँ पे मिल रहे, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कहा जाता है होराइजन। तो होराइजन क्या होता है? सूर्य देखिए, हम लोग देखते हैं कि वो पूरब में से उदय होके पूरे ऊपर जाके घूम के पश्चिम में जाके अस्त होता है। लेकिन जो ये फ्रिजिड जोन है वहां पे क्या होता है, ये जो सूर्य है वो होराइजन के ज्यादा ऊपर दिखाई नहीं देता, मतलब इतने ही ऊपर दिखाई देता है, इससे ज्यादा उठता ही नहीं ऊपर। और इसीलिए जो किरणें हैं वो क्या होता है, वो तिरछी पड़ती है, वो सीधी ऊपर आके नहीं पड़ती, वो तिरछी पड़ती है। और इसी कारण बहुत ही ठंडा ये क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन। तो हमने आज की वीडियो में लेटीट्यूड्स के बारे में समझा। लेटीट्यूड्स जो 5 लेटीट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने समझा, और कैसे लेटीट्यूड्स ये डिसाइड करती है कि पृथ्वी के किस हिस्से में कितनी उष्णता होगी, वो भी हमने समझा। और इससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न पूछा था मैंने कि जो ग्लोब है वो किसने बनाया था सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोब सबसे पहले बनाया था जर्मन मैप मेकर मार्टिन बेहम ने 1492 में, 1492 में बनाया था सबसे पहले ग्लोब। और इसको उन्होंने नाम दिया था एर्डाफेल, या फिर अर्थ एप्पल, मतलब एक एप्पल की तरह अर्थ, इन्होंने उसको नाम दिया था एर्डाफेल। तो यही था, फिर से मिलेंगे।